L31 हिंदी अध्याय 301 भयानक प्रतिध्वनि _2। हालांकि लिटिल हुआ के दूसरे चाचा किसी भी तरह से अच्छे इंसान नहीं हैं। अपने हाथों में सत्ता होने के बावजूद वे यान क्यू की मदद करने से इनकार कर देते हैं। वे यान क्यू को वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं पर काम करने की इजाजत नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि वे नहीं चाहते कि यान क्यू शोध में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करे। इस तरह उच्च पदस्थ अधिकारियों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके बीच एक वैज्ञानिक प्रतिभा मौजूद है। दूसरी ओर जब भी उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका वे समाधान नहीं कर पाते, तो वे यान क्यू से मदद मांगते हैं और यान क्यू की मदद से वे समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं। नतीजतन जब उपलब्धियां हासिल होती हैं तो सारा श्रेय उन्हें जाता है और मदद करने वाले यान क्यू का इससे कोई लेना देना नहीं होता। छोटी हुआ शायद कुछ हद तक भोली भी है। अपने दूसरे चाचा की कुछ बातों ने उसे यकीन दिला दिया था कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है और दूसरे लोग यानक्वी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वह यानक्वी को किसी बेहतर जगह पर जाने देने से हिचकिचा रही है। इस तरह यानक्वी हमेशा के लिए इस शोध संस्थान से जुड़ जाती है और उन नेताओं के लिए उपलब्धियों का स्रोत बन जाती है। यान फेई और लू पिनपिन इस समस्या को बहुत अच्छी तरह समझते थे, लेकिन वे यानक्वी से सीधे बात नहीं कर सकते थे। अगर वे यानक्वी को बता भी देते तो भी वह मानवीय भावनाओं और योजनाओं को समझ नहीं पाता। इसलिए यान फेई और लू पिनपिन केवल यानक्वी को अलविदा कह पाए और उसके माता पिता से विस्तार से बात करने चले गए। यानक्वी के माता पिता के पास सिर्फ वही एक बेटा है और वे हमेशा उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते कि यानक्वी समाज में कदम रखे। इस शोध संस्थान में हालांकि यानक्वी को एक चौकीदार की भूमिका भी निभानी पड़ती है और उसे कोई सम्मान नहीं मिलता, फिर भी पूरे संस्थान में उसका बहुत सम्मान है और वह एक स्थिर जीवन जी रहा है। उसकी एक प्रेमिका भी है जिससे वह निकट भविष्य में शादी कर सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। इसलिए वे अपने वर्तमान जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं और कोई और बदलाव करने को तैयार नहीं है। यानक्वी के माता पिता के इरादों की पुष्टि करने के बाद यानफी और लू पिनपिन की रुचि खत्म हो गई और उन्होंने यानक्वी को अपनी कंपनी में आमंत्रित करने के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। हालांकि वे ड्रीम टेक्नोलॉजी के तकनीकी आधार को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यानक्वी जैसा कोई और विकल्प नहीं था। बस उनके बिना तकनीकी उन्नति की उनकी राह थोड़ी मुश्किल होती। यानक्यू के साथ भागदौड़ में ही दोपहर के 2 बज गए। वहां से निकलने के बाद यान फेई और लू पिनपिन ने अपने काम बांट लिए। लू पिनपिन रात की उड़ान का काम संभालने के लिए हवाई अड्डे लौट गए, जबकि यान फेई 2 अंगरक्षकों के साथ बीजिंग के डाउनटाउन इलाके में दाखिल हुए। इस बार बीजिंग में यान फेई के 2 उद्देश्य थे। पहला, यान क्यू को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा उद्देश्य बीजिंग के यान परिवार से मिलना था। हालांकि बीजिंग का यांग परिवार एक परिवार होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में इस परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं हैं। सच कहें तो यांग परिवार यांग लियू और उनके बेटे के इर्द गिर्द घूमता है, साथ ही यांग लियू के कुछ भाई जिनमें यांग वानलिन भी शामिल है। इसके अलावा इस यांग परिवार की जड़ें गहरी नहीं हैं और उनकी संपत्ति में असली वृद्धि 1980 के दशक में यांग लियू के साथ ही शुरू हुई। यांग लियू अपने व्यवहार में कठोर और निर्दयी है और किसी भी जरूरी हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता। हालांकि उसके उद्यम ने राष्ट्र के लिए महान योगदान दिया है, लेकिन इसने राष्ट्र और उद्योग को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। यांग लियू को केवल गुण या दोष के आधार पर वर्णित नहीं किया जा सकता। मूल रूप से यान फेई को यांग लियू से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यांग लियू ने यान फेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी के खिलाफ साजिश रचने के लिए घृणित तरीकों का सहारा लिया और उसके बेटे यांग सोंग ने यान फेई से ईर्ष्या करते हुए डार्क वेब पर एक हत्यारे को भी काम पर रखा। इसने यांग परिवार को यान फेई का दुश्मन बना दिया। freewebnovel.com। मध्य पूर्व की यात्रा ने यान फेई को सारी अंदरूनी जानकारी समझने और पर्दे के पीछे छिपे हाथ को जानने का मौका दिया। उसने यांग परिवार के यांग वानलिन को भी खत्म कर दिया था। इसलिए डोमेस्टिक लौटने पर यान फेई ने छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यांग लियू और यांग सोंग को खत्म करने के बारे में सोचा। लेकिन इससे पहले कि यान फेई कुछ कर पाता, उसे यू शियाओझो से चेतावनी मिल गई। ये देखते हुए कि स्पेशल ड्यूटी ग्रुप ने उसकी 2 बार जान बचाई थी और अब तक उसकी मदद कर रहा था, यान फेई को उनसे खुलकर झगड़ा करने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए वह डोमेस्टिक के भीतर छिपे इन 2 दुश्मनों का सफाया नहीं करेगा। हालांकि वह कुछ कर तो नहीं सकता था, फिर भी वह यांग परिवार की ताकत का आकलन करने के लिए पानी की जांच कर सकता था।
खुद को और अपने दुश्मन को जानकर ही वह हर लड़ाई में विजयी हो सकता है। यान फेई अपने अंगरक्षकों के साथ बीजिंग के एक एजेंट से उधार ली गई कार में बीजिंग के केंद्र की ओर चल पड़े। हालांकि बीजिंग का ट्रैफिक बेहद खराब है। लगभग पूरे रास्ते उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, बार बार रुकना और शुरू होना पड़ रहा था, और आखिरकार यान फेई दोपहर 4 बजे बीजिंग शहर के डाउनटाउन स्थित यांग बिल्डिंग पहुंच गए। यांग बिल्डिंग बीजिंग के केंद्र में स्थित है और इसमें 68 मंजिलें हैं, जिनकी कुल ऊंचाई 230 मीटर से ज्यादा है, जो इसे इस क्षेत्र की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। इस इमारत का नाम यांग बिल्डिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पूरी तरह से यांग लियू के स्वामित्व में है और इसमें संचालित लगभग सभी उद्यम यांग परिवार के नियंत्रण में है। यान फेई सीधे यांग परिवार के मुख्यालय नहीं गया क्योंकि यांग परिवार का वास्तव में कोई मुख्यालय नहीं है। उनके परिवार के सदस्य बीजिंग के उपनगरों में बिखरे हुए रहते हैं और यान फेई उनसे मिलने नहीं जा सकता था क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि यांग लियू कहाँ रहता है। हालांकि यान फेई को यांग सोन की पिछली हरकतों से जल्द ही पता चल गया और वह सीधे यांग परिवार के केंद्र यांग बिल्डिंग में चला गया। ये जगह यांग परिवार का आधार है और यांग लियू जरूर यहाँ कामकाज संभालने आएगा, इसलिए यहाँ रहकर यान फेई का यांग लियू से मिलना तय था। यान फेई और उनके अंगरक्षक यांग बिल्डिंग पहुंचे, जहां उन्होंने बाहर से निरीक्षण किया और फिर यांग बिल्डिंग की लॉबी में दाखिल हुए। उन्होंने पाया कि इमारत पूरी तरह से सुरक्षित थी और हर तरह के सुरक्षा उपकरण लगे हुए थे। विशेष रूप से जारी किए गए प्रवेश कार्ड के बिना इमारत में प्रवेश करना असंभव था। यान फेई ने सुरक्षा जांच प्रणाली पर नजर डाली और एक विचार उसके मन में आया, जिससे एक विचार आया। उसने 2 अंगरक्षकों को बुलाया और चुपचाप उन्हें निर्देश दिए। अंगरक्षक तुरंत समझ गए, बार बार सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया कि वे मामले को ठीक से संभाल लेंगे। यान फेई एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था कि उसका एक अंगरक्षक आगे बढ़ा और अचानक सुरक्षा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी को थप्पड़ मार दिया और जोर से गाली देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ उठाने की? देखो आज मैं तुमसे कैसे निपटता हूं। सुरक्षा अधिकारी थप्पड़ सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी से कोई जवाब नहीं दे पाया। अंगरक्षक ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, मैं तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहा हूं और तुम मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो, मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी छाती छुओ और बताओ कि क्या तुम्हारा ज़मीर अब भी जिंदा है। आखिरकार इस शोरगुल ने लॉबी में मौजूद दूसरे सुरक्षा गार्डों का ध्यान खींचा और वे सब दौड़कर आए और समझने लगे कि क्या हो रहा है। अब तक पीड़ित सुरक्षा गार्ड को होश आ चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जवाब दिया और गालियां देते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे बदनाम करना बंद करो। मैंने तुम्हारी लड़की को कब चुराने की कोशिश की? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यान फेई के अंगरक्षक ने जवाबी हमला शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। दूसरे सुरक्षाकर्मी स्थिति को समझ न पाने पर भी अपने साथी की पिटाई होते देख स्वाभाविक रूप से उपद्रवी अंगरक्षक को दंडित करने के इरादे से उसमें शामिल हो गए। तभी यान फेई का एक और अंगरक्षक अपने साथी की रक्षा के लिए दौड़ा। अचानक किसी ने शोर मचाया, अरे मैं तुम सब से लड़ूंगा, और दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई और माहौल तेजी से अराजकता में बदल गया और नियंत्रण से बाहर हो गया। लॉबी में अंदर बाहर भाग रहे कर्मचारी स्तब्ध रह गए और इस भगदड़ में फंसने से बचने के लिए वे तुरंत उस क्षेत्र से दूर चले गए। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद लड़ाई शांत हुई। दोनों पक्ष बुरी तरह पिट गए, उनके चेहरे पर चोटें आई और आंखें काली पड़ गईं। हालांकि यान फेई के अंगरक्षक ज्यादा कुशल होने के कारण बेहतर प्रदर्शन कर पाए। यांग बिल्डिंग के सुरक्षाकर्मियों को, जिनमें कोई विशेषज्ञ नहीं था, ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस पर पिटे हुए सुरक्षाकर्मी ने करुण स्वर में कहा, क्या आप मुझे कोई और समझ बैठे हैं? मैंने सचमुच वह नहीं किया जिसका आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले हमला करने वाले अंगरक्षक ने हैरान होकर कहा, क्या आप होशान नहीं हैं? सुरक्षा गार्ड चिल्लाया, मैं ली जियांग हूं, होशान बिल्कुल नहीं। अंगरक्षक अचंभित होकर बोला, अरे नहीं, माफ करना, हमने गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया, माफ करना, बहुत माफ करना। दूसरे अंगरक्षक ने भी माफी मांगी और फिर वे दोनों जल्दी से मुड़े और किसी और के कुछ कहने से पहले ही इमारत से बाहर निकल गए और घबराए हुए सुरक्षाकर्मियों को पीछे छोड़ गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस अफरा तफरी के दौरान यान फेई इमारत की सुरक्षा चौकी से बिना किसी की नजर पड़े लिफ्ट में घुस गई थी। यान फेई ने पहले इंटरनेट पर जानकारी जुटाई थी और उसे पता था कि यांग लियू का ऑफिस यांग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर है, जो 68वीं मंजिल थी।
हालांकि जब यान फेई ने लिफ्ट के अंदर 68वीं मंजिल का बटन दबाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि 68वीं मंजिल के लिए कोई बटन ही नहीं था। सबसे ऊंची मंजिल 65वीं मंजिल थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि 68वीं मंजिल तक सिर्फ एक निजी लिफ्ट ही पहुंच सकती है, जबकि आम लिफ्टें सिर्फ 65वीं मंजिल तक ही जा सकती हैं। लिफ्ट तेजी से ऊपर चढ़ी और जैसे ही यान फेई ने भव्य यांग बिल्डिंग को देखा, वही ईर्ष्या से भर गया। हालांकि शंघाई में उसके अपने सुपर मैंशन का अंतिम नवीनीकरण चल रहा था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वसंत महोत्सव के बाद उसकी ड्रीम टेक्नोलॉजी भी कार्यालय उपयोग के लिए सुपर मैंशन में स्थानांतरित हो जाएगी। तब तक उसके पास भी उतनी ही प्रभावशाली इमारत होगी। लिफ्ट जल्द ही 65वीं मंजिल पर पहुंच गई। यान फेई बाहर निकला और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढी। तभी उसे 65वीं और 66वीं मंजिल के बीच एक ड्यूटी रूम मिला, जिसके अंदर 2 सुरक्षा गार्ड बैठे थे जो किसी को भी 66वीं मंजिल पर जाने से रोक रहे थे। जैसे ही उन्होंने यान फेई को ऊपर आते देखा, वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और उसे वहां से जाने पर मजबूर करने की कोशिश की। पुलिस के डंडे पर हाथ रखे एक सुरक्षा गार्ड यान फेई के पास आया और उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ यान फेई से टकराया, उसे अचानक अपनी मांसपेशियों में कंपन महसूस हुआ और एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसके पैर अनायास ही कांपने लगे और उसे कुछ समझ आने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा, गतिहीन। दूसरा सुरक्षा गार्ड घबराकर वॉकी टॉकी की ओर बढ़ा, डिवाइस के जरिए मदद मांगने के लिए तैयार था कि अचानक उसने यान फेई को अपनी ओर देखते देखा। तभी उसने यान फेई से एक बेहद भयंकर जानलेवा हमले का एहसास किया, जिससे वह वहीं ठिठक गया। उसकी हरकतें रुक गईं, वह आगे कोई भी कदम उठाने से डर रहा था। उसे डर था कि यान फेई को उकसाने पर उसे जानलेवा वार लग सकता है। उस पल उसे जरा भी शक नहीं था कि यान फेई उसे मारने की हिम्मत करेगा। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी हरकत उसे बिना कब्र के कब्र तक ले जाएगी। जमीन पर पड़ा पहरेदार आखिरकार उस अजीब शक्ति के नियंत्रण से आजाद होकर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यान फेई ने उसे निशाना बना लिया। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता के बावजूद वह जीवन और मृत्यु के कगार पर था, किसी की मदद के बिना। इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, वहीं निश्चल पड़ा रहा। यान फेई ने अपनी भयावह उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता विकसित कर ली थी, जिससे 2 छोटे सुरक्षा गार्ड सचमुच डर के मारे बेहोश हो गए थे। वह हल्के से मुस्कुराया और गार्डों को पीछे छोड़ते हुए अपनी चढ़ाई जारी रखी। गार्डों की हिम्मत नहीं हुई कि यान फेई का रास्ता रोके या उससे बात भी करे। यान फेई के दूर जाते ही दोनों गार्ड ठंडे पसीने से लथपथ और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े, मानो सचमुच मौत से टकरा गए हों। यान फेई ऊपर चढ़ता रहा और अब कोई भी सुरक्षा गार्ड उसका रास्ता नहीं रोक रहा था। वह 68वीं मंजिल पर पहुंचा, भव्य दरवाजे खोले और विशाल कार्यालय लॉबी में दाखिल हुआ। लॉबी आकर्षक और व्यस्त महिला सचिवों से भरी हुई थी, जो अपनी सेक्सी फिगर का प्रदर्शन कर रही थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पास से गुजर रही एक खूबसूरत सचिव को रोका और मुस्कुराते हुए पूछा, माफ कीजिए, श्री यांग लियू का कार्यालय कहाँ है? 180 सेंटीमीटर लंबे, दुबले पतले शरीर और आकर्षक चेहरे वाले यान फेई खास तौर पर आकर्षक थे। इस दौरान उनकी आध्यात्मिक शक्ति में इजाफा हुआ था, जिससे वे टीवी पर दिखाए जाने वाले छोटे से ताजे मास्क से भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। उस महिला ने आकर्षक यान फेई को देखकर शर्माते हुए एक तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, हमारे राष्ट्रपति यान का कार्यालय उधर है। जैसे ही यान फेई यांग लियू के कार्यालय की ओर जाने के लिए तैयार हुए, सचिव ने उन्हें रोक दिया और कहा, हमारे अध्यक्ष यान को हाल ही में कुछ पारिवारिक समस्याएं हुई हैं और वे कंपनी में काम पर नहीं आ रहे हैं। आप उन्हें यहाँ नहीं पाएंगे। यान फेई ने फिर पूछा, यांग सोन का क्या? उसे तो यहीं काम करना चाहिए, है ना? सचिव ने आगे एक बंद कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, युवा राष्ट्रपति यांग का कार्यालय वह कमरा है, मैंने अभी उन्हें अंदर आते देखा है। अपनी मनचाही जानकारी पाकर यान फी ने विनम्रता से उसका शुक्रिया अदा किया और यांग सोन के कार्यालय की ओर कदम बढ़ाया। तभी सचिव अचानक अपनी मुग्ध अवस्था से बाहर आई और पुकारा, सर आप यहाँ कैसे पहुँचे? क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? तभी यांग सोन के ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लाल लाल सेक्सी सेक्रेटरी कमरे से बाहर निकली, अपना ब्लाउज ठीक करती हुई और टिश्यू पेपर से होंठ पोंछती हुई। उसके पीछे यांग सोन ने अपनी बेल्ट ठीक की और चेहरे पर संतुष्टि के भाव लिए बाहर आया। यान फेई को अपने सामने खड़ा देखकर यांग सोन आश्चर्य से उछल पड़ा और तुरंत चिल्लाया, यान फेई तुम यहाँ कैसे?
यह मेरा कार्यालय है, तुम अंदर कैसे आए? यान फेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस अंदर चला आया, मुझे किसी ने नहीं रोका। यान सोंग जोर से चिल्लाया, असंभव, हमारी इमारत की सुरक्षा कड़ी है। बिना अपॉइंटमेंट के इमारत में घुसना तो दूर, 68वीं मंजिल तक पहुंचना भी नामुमकिन है। यान फेई ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं यहां तक पैदल आया हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं। बोलने के बाद यान फेई ने अपना दाहिना पैर उठाया और धीरे से नीचे रख दिया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, कमरे में एक जोरदार धमाका गूंजा, मानो किसी भारी हथौड़े ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया हो, जिससे पूरी इमारत हल्के से कांप उठी। यांग सोन के चेहरे का रंग बदलते देख यान फेई ने अपना दाहिना पैर स्थिर किया और बायां पैर धीरे से नीचे रख दिया। जैसे ही उसका बायां पैर जमीन पर पड़ा, एक और जोरदार धमाका हुआ और इमारत फिर से कांप उठी। इस बार झटके पहले से ज्यादा तेज थे। इस तरह यान फेई आगे बढ़ता रहा, उसके हर कदम से भयानक आवाजें निकल रही थीं, जिससे इमारत लगातार हिल रही थी। आखिरकार यान फेई के हर कदम के साथ पूरी यांग बिल्डिंग जोरदार झटकों से गुजर रही थी। इमारत में जितना ऊंचा कोई होता, झटकों का एहसास उतना ही तेज होता जाता। खिड़कियों के पास खड़े लोग इमारत को 1 मीटर से भी ज्यादा दूर से हिलते हुए देख सकते थे। केवल 10 मीटर से अधिक की छोटी सी अवधि में यान फेई ने पूरे गगनचुंबी इमारत के भीतर एक प्रतिध्वनि उत्पन्न कर दी थी, जिससे यह 1 मीटर से अधिक हिलने लगी, जिससे भयानक शक्ति का प्रदर्शन हुआ और सामान्य मनुष्य की कल्पना की सीमाओं को पार कर गया। ड्रोन अपग्रेड के दौरान प्रकट हुई रहस्यमयी शक्ति से रूपांतरित होकर यान फी की शारीरिक विशेषताएं अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थीं। उसकी ताकत लगभग मानवीय क्षमता की सीमाओं को छू रही थी। वर्तमान में वो पूर्ण शारीरिक शक्ति एकीकरण के चरण में धीरे धीरे अपनी सारी शक्ति एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा था और फिर उसे विस्फोटक रूप से मुक्त कर रहा था। हर इशारे या कदम के साथ उसकी ताकत कई हजार किलोग्राम से अधिक हो रही थी। इसलिए जब यान फेई ने जमीन पर हल्के से पैर रखा तो शायद यह आसान लग रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई विशाल ट्रक इमारत से जोर से टकरा गया हो। शुक्र है कि यांग बिल्डिंग की निर्माण गुणवत्ता ठीक थी, वरना यान फेई के प्रहार से 68वीं मंजिल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती। यान फेई की अपार शक्ति के प्रभाव में इमारत हल्की सी हिलने लगी। इस हल्की सी हलचल ने यान फेई को इमारत के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का पता लगाने में मदद की। अब अपनी शक्ति पर सटीक नियंत्रण के साथ जैसे ही उसे इमारत का गुरुत्वाकर्षण केंद्र मिला, उसने उस पर लगातार बल लगाया, जिससे इमारत और भी जोर से हिलने लगी। अंत में यान फेई ने अकेले ही 230 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत को जोर से हिला दिया, मानो कोई भीषण भूकंप आया। यांग बिल्डिंग से न सिर्फ तेज और भयानक आवाजें आ रही थीं, बल्कि वह जोर जोर से हिल भी रही थी। इमारत में काम करने वाले मजदूरों को तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। घबराकर उन्हें लगा कि भूकंप आ गया है। वे जल्दी जल्दी भागे और पूरी तरह से अफरा तफरी में इमारत से बाहर निकल आए। यांग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल 68वीं मंजिल पर सबसे ज्यादा कंपन महसूस हुआ। खिड़की के बाहर तेजी से धुंधले होते दृश्य को देखकर यांग लियू को लगा कि इमारत ढह जाएगी। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसने खुद को संभालने के लिए पास की मेज और कुर्सियों को जोर से पकड़ लिया ताकि तेज झटकों से गिरने से बच सके। उसके कार्यालय की खूबसूरत और आकर्षक सचिव डरी हुई थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और वे लगातार चीख रही थीं। जब तक यान फेई यांग सोन के सामने खड़ा होकर हिलना बंद नहीं कर देता, तब तक इमारत का हिलना डुलना धीरे धीरे बंद नहीं हुआ और आखिरकार इमारत शांत हो गई। यांग लियू, जिसके हाथ अभी भी मेज और कुर्सियों को पकड़े हुए थे, चेहरा फीका पड़ा हुआ था, पैर कांप रहे थे, उसकी पैंट से भूरे रंग का पेशाब बह रहा था और बदबू आ रही थी। यान फेई खिलखिलाकर हंसा, यांग सोन की पीठ थपथपाए और बोला, यांग सोन, युवा गुरु, तुमने मुझे खत्म करने के लिए डार्क वेब पर एक इनामी टास्क पोस्ट किया था। मुझे सच में लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन पता चला कि तुम आसानी से डर जाते हो, यूं ही अपनी पैंट गीली कर देते हो, जो तुम्हारे पिछले व्यवहार से बिल्कुल मेल खाता है। यान फेई ने उस घटना का जिक्र किया जब यांग सोंग ने पहली बार ड्रीम टेक्नोलॉजी के मुख्यालय में उत्पात मचाया था। उस समय यान फेई ने यांग सोन को खिड़की के बाहर लटका दिया था, सिर्फ उसका हाथ पकड़े हुए, और यांग सोन ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली थी, यहां तक कि पेशाब उसके मुंह में वापस आ गया था, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। यांग सोन का चेहरा लाल हो गया और थोड़ी देर बाद आखिरकार वह बोल पाया, यान फेई, क्या तुम पागल हो? इतना हंगामा मचा रहे हो?
क्या तुम सच में इस इमारत को गिराना चाहते हो? यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, तुम एक हत्यारे के सिवा कुछ नहीं हो। और मुझे डार्क वेब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नहीं, मैंने कोई इनाम का काम जारी किया है। यान फेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यांग सोंग, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। यह आपकी इमारत की घटिया क्वालिटी का नतीजा है। मैं तो बस सामान्य कदमों से चल रहा था, किसे पता था कि इमारत लगभग गिरने ही वाली है। मेरा सुझाव है कि आप निर्माण कंपनी से पता कर ले कि क्या उन्होंने इमारत के निर्माण में कोई कमी की है। ये देखकर कि इमारत हिलना बंद हो गई है, और यह मानते हुए कि वह अपने मुख्यालय में था, यान सोंग ने धीरे धीरे अपना धैर्य और आत्मविश्वास वापस पाया और कहा, यान फेई, चाहे आप कैसे भी तर्क दें, आपने पहले ही हमारी इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, और आपको हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। यान फेई अभी भी मुस्कुराते हुए बोली, अगर किसी को लगता है कि मैं अकेले इस इमारत को नुकसान पहुंचा सकती हूं और यह साबित कर सकती हूं कि नुकसान मुझसे जुड़ा है, तो मैं सचमुच पैसे देने को तैयार हूं। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब यान फेई 68वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने कमरे का मुआयना कर लिया था और उसे कोई निगरानी कैमरा नहीं मिला। ऊपर की 3 मंजिलें बॉस के लिए लगभग एक निजी बगीचे जैसी थीं, जहां वह जो चाहे कर सकता था। अवर्णनीय गतिविधियों पर स्वाभाविक रूप से कैमरों की निगरानी नहीं होती। यही कारण था कि इमारत की दूसरी लिफ्टें ऊपर की 3 मंजिल तक नहीं पहुंच पाती थीं, और दूसरे कर्मचारियों को अंदर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। ऊपर की 3 मंजिलें छोड़कर बाकी पूरी इमारत पर निगरानी कैमरों की सघनता थी। यान फेई ने यांग सोन के सामने अपनी भयानक ताकत का प्रदर्शन अपनी अगली योजना को अंजाम देने के लिए किया था। इस क्षेत्र में निगरानी के बिना यान फेई को अपनी ताकत उजागर होने की चिंता नहीं थी। इसके अलावा, चूंकि उसने अपनी कंपनी के विकास को गति देने का फैसला किया था, इसलिए अब और छिपना स्वाभाविक नहीं था। उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत थी जो उसके हितों की रक्षा कर सके। अन्यथा केवल एक अज्ञात विध्वंसक पर निर्भर रहना यान फेई के हितों की गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना जरूरी था। इस बात की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि क्या दूसरे लोग विध्वंसक और यानफी के बीच संबंध जोड़ेंगे और यानफी को ही विध्वंसक मानेंगे। उसके पास विध्वंसक से खुद को अलग करने के तरीके थे ताकि कोई उस पर शक न करे। ये देखकर कि वह यानफेई को डरा नहीं सकता, यांग सोंग आंतरिक बेचैनी से कठोर हो गया और बोला, यानफेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यांग बिल्डिंग है, तुम्हारे बैलगाम दौड़ने की जगह नहीं। यान फेई ने उसके कान में हाथ डाला और कहा, यांग सोंग, तुमने डार्क वेब पर इनाम का काम सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते थे। तुमने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके देश में मेरी गतिविधियों पर नजर रखी और उन्हें सार्वजनिक भी किया ताकि वे लोग मुझे ढूंढकर मार डालें। बदकिस्मती से जिन लोगों ने तुम्हारा काम लिया उनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी और वे मुझे मार नहीं पाए। इसके बजाय वे मेरे हाथों मारे गए। यूनान प्रांत की सीमा पर छोड़े गए उन हत्यारों के शवों का तो तुमने ही ध्यान रखा था, है ना? यांग सोंग ने घबराते हुए कहा, यान फेई, बकवास मत करो। तुम जो बातें कह रही हो उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यान फेई ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लगता है तुम्हारा छोटा सा गुप्त कोष इतना बड़ा नहीं है ना? इनाम की रकम मुझे मारने के लिए किसी असली विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यान फेई द्वारा अपने संदिग्ध व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर यांग सोंग और भी घबरा गया। उसने अपनी घबराई हुई महिला सचिव की ओर तेजी से नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, यान फेई, मेरी निंदा मत करो। मैंने कब किसी की हत्या के लिए हत्यारे को किराए पर देने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं? यान फेई खिलखिलाकर हंसा और बोला, क्या बात है? बिल्ली ने तुम्हारी जबान काट ली। मैंने तो कभी बताया ही नहीं कि तुमने हत्यारे को किराए पर लेने में कितना खर्च किया। वो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम तुम्हारे ही मुंह से निकली थी। यांग सोंग शुरू से ही यानफी की खतरनाक ताकत से डर गया था, और मजाक उड़ाए जाने के बाद वह घबरा गया और इनाम की रकम खुद ही बता देने की गलती कर बैठा, जिससे हत्यारे को काम पर रखने का उसका अपराध और भी पुख्ता हो गया। हालांकि यांग सोंग कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था और इस स्थिति में भी वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, क्या मैंने अभी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जिक्र किया था? तुम्हारे कान तुम्हें धोखा दे रहे होंगे, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। यान फेई को यांग सोंग के बहानों पर कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसे लोग तो मौत के कगार पर भी हार नहीं मानते, और चूंकि वह पुलिस वाला नहीं था इसलिए उसे प्रक्रियागत सबूतों की परवाह नहीं थी। याद करने का नाटक करते हुए
यान फेई ने कहा, मैंने ऑनलाइन एक हत्या का वीडियो देखा था और उसमें यांग वानलिन नाम का एक व्यक्ति था। वह तुम्हारा दूसरा चाचा होना चाहिए, है ना? मुझे साफ याद है कि उसने वीडियो में कबूल किया था कि तुमने डार्क वेब पर एक हत्यारे को किराए पर लिया था और वह तुम्हारा एक बड़ा भाई है। क्या वह तुम्हें फंसाएगा और फंसाएगा? यांग सोंग ने कहा, मेरे दूसरे चाचा छोटी उम्र से ही मानसिक रूप से अस्थिर हैं और कभी कभी वे बकवास बातें करते हैं, इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं वह पूरी तरह से अविश्वसनीय होता है। अपना मन बना लेने के बाद यान फेई ने अब इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा और कहा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या वे अधिकारियों को रिपोर्ट करने गए हैं? यांग सोन के चेहरे पर घबराहट उभर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे पिता कहाँ जाते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इसे रिपोर्ट करना नहीं कहते, इसे मामले में अधिकारियों की मदद करना कहते हैं। यांग परिवार के एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के शब्दों के कारण हमारे यांग परिवार के अधीन उद्यम मुश्किल में पड़ गए हैं। स्वाभाविक रूप से हमें इन अफवाहों को स्पष्ट करने के लिए आगे आना होगा और मेरे पिता यही कर रहे हैं। हमारे यांग परिवार के उद्यम एक राष्ट्रीय ब्रांड हैं, जो न केवल देश के सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि रोजगार की कई समस्याओं का समाधान भी करते हैं और करों में भी बड़ा योगदान देते हैं। देश निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगाएगा और हमारे यांग परिवार के उद्यमों को नुकसान नहीं होने देगा। यान फेई ने बस एक अनुमान लगाया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग लियू को सचमुच अधिकारियों ने बुलाया है। हालांकि यांग सोंग ने इस बात से इनकार किया था कि यांग लियू रिपोर्ट करने वाले हैं। यान फेई जानता था कि यांग लियू को इसलिए बुलाया गया था। इससे ये भी पुष्टि हुई कि यू शियाओजोऊ ने उससे पहले जो कहा था वह उसे नजरअंदाज करने के लिए नहीं था। देश वास्तव में यांग लियू की जांच कर रहा था। हालांकि रोजगार और करों के मामले में यांग लियू के उद्यम के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए देश यांग लियू को तुरंत नीचे लाने की संभावना नहीं रखता था। यांग सोन के शब्दों के पीछे यही आत्मविश्वास था। यान फेई ताली बजाने लगा और बोला, शानदार, सचमुच शानदार। किसने सोचा होगा कि ग्रीन चैनल कैपिटल का मुखिया सचमुच मानसिक रूप से बीमार होगा? आपने एक शब्द भी नहीं कहा और किसने अंदाजा लगाया होगा? लेकिन जब आप सारा दोष यांग वानलिन पर मरते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता कि वह यांग परिवार के सारे गंदे राज उजागर कर देगा? यांग लियू के भाई होने के नाते यांग वानलिन ग्रीन चैनल कैपिटल के प्रभारी थे और यांग परिवार के विभिन्न निर्णयों में शामिल थे और निश्चित रूप से उनकी गंदगी को अपने पास रखते थे। यांग लियू और उनके बेटे ने सारी जिम्मेदारी यांग वानलिन पर डाल दी, जो अपमानित क्रोध में आकर सारी गंदगी उगल सकता था। इस बात से अनजान कि यांग वानलिन की यान फी ने पहले ही हत्या कर दी थी, यांग सोन के चेहरे पर एक बार फिर घबराहट दिखाई दी और उसने खुद को शांत स्वर में कहा, ये यांग परिवार का मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अपनी कंपनी के कर्मचारी की हत्या से कैसे निपटें। यान फेई ने जवाब दिया, तुम्हारी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। यान फेई जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक रुक गया। यांग सोन की ओर देखा और बोला, वो विध्वंसक वाकई कमाल का है। हत्यारे संप्रदाय जैसे मजबूत संगठन का सफाया कर सकता है। मुझे बस यह नहीं पता कि वह घरेलू काम करता है या नहीं। अगर वह दाढ़ी जैसी हत्या की कला का एक और प्रदर्शन किसी वीडियो में कर सके तो कितना अच्छा होगा। मैं द्वेष रखने वाला इंसान हूँ। जो लोग मुझसे निपटना चाहते हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। और मेरे पास खर्च करने से ज्यादा पैसा है। अगर कुछ खर्च करने से मेरा मन हल्का होता है तो मैं जरूर करूंगा। यांग सोन, क्या तुम सहमत नहीं हो? यांग सोन के लिए यह एक जबरदस्त धमकी थी, जिसने वह वीभत्स वीडियो देखा था और उस समय एक अजीब सा आनंद महसूस कर रहा था। लेकिन वीडियो में दाढ़ी वाले आदमी की जगह खुद को देखने के विचार से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसे पसीना आ गया। होश में आने पर यांग सोन ने देखा कि यान फेई जाने के लिए मुड़ चुका था। लेकिन इस बार यान फेई बिना कोई शोर मचाए सामान्य रूप से चला गया। यान फेई 68वीं मंजिल पर निजी लिफ्ट में चढ़ा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने चेहरे पर एक अजीब से भाव के साथ यांग सोन की ओर हाथ हिलाया। अचानक यांग सोन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने पलटकर देखा कि ऑफिस की सभी खूबसूरत महिला सचिव उसे देख रही थीं, जिससे वह गुस्से से भड़क उठा और चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो? कुछ देखने लायक है क्या? अपने काम पर वापस जाओ। यांग बिल्डिंग के कर्मचारी यान फेई के शोरगुल से डर गए थे। उन्हें लगा कि भूकंप आ गया है, जिससे अफरा तफरी मच गई।
हालांकि शोर शराबा जल्दी ही शांत हो गया, और जब सभी को एहसास हुआ कि भूकंप नहीं आया है, तो विभिन्न प्रबंधकों की डांट फटकार पर वे अपने अपने कार्यालयों में लौट आए और जल्दी से व्यवस्था बहाल कर दी। इस दृष्टि से यांग लियूज एंटरप्राइजेस का प्रबंधन काफी सराहनीय था। यान फेई के जाने के बाद यांग सोंग अपने कार्यालय में इधर उधर चहलकदमी करता रहा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि यान फेई की मुस्कान बहुत डरावनी थी, मानो वह उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। आमतौर पर यांग लियू के संरक्षण में यांग सोंग के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलता था और अपने पिता का नाम लेने से सारी समस्याएं हल हो जाती थीं। असल में वह एक कंगाल था, खुद इस तरह के खतरे से निपटने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। और जिन दोस्तों के साथ वह घूमता था वे सब निकम्मे साथी थे, उससे भी कम काबिल, और सलाह के लिए उन पर भरोसा करना तो दूर की बात थी। आखिरकार यांग सोंग के पास अपने पिता को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह यांग लियू को यानफी के आने की सूचना देना चाहता था। दरअसल यांग लियू को बुला लिया गया था, लेकिन यांग सोंग को पता नहीं था कि किस बारे में। जब उसने फोन करने की कोशिश की तो पाया कि उसके पिता का फोन बंद था और उसके निजी सचिव का भी। इस पर यांग सोंग घबरा गया और उसे शक होने लगा। freewebnovel.com। यांग परिवार के कुछ फैसलों में शामिल यांग सोंग को पता था कि उसके पिता ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौन कौन से गैरकानूनी तरीके अपनाए थे। अगर देश ने इस मामले को गंभीरता से लिया तो उसके पिता उनके पिछले कृत्यों को देखते हुए निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे। चूंकि यांग लियू पहुंच से बाहर था, तो क्या इसका मतलब ये था कि अधिकारियों ने उसे पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया था? क्या उसके पिता उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे? क्या पुलिस का एक झुंड उसे भी ले जाने के लिए लिफ्ट में आ जाएगा? आखिरकार वह भी कई गैरकानूनी कामों में शामिल था और उसने डार्क वेब पर एक हत्यारे को भी काम पर रखा था। अगर वह जेल गया तो उसके जीवन का दूसरा भाग निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। यांग सोंग को हर किसी और हर चीज पर शक होने लगा, और जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया उसका डर बढ़ता गया, मानो उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़े। यान फेई के आने से उस पर जबरदस्त मानसिक दबाव पड़ा। उसे अचानक लगा कि कोई मुसीबत आने वाली है। वह अवचेतन रूप से चीन से भाग जाना चाहता था, मुसीबतों और झगड़ों से भरी इस धरती से दूर जाना चाहता था। हालांकि यांग परिवार ने वर्षों से चीन में ही अपने ज्यादातर प्रयास घरेलू तौर पर किए थे, फिर भी उन्होंने चुपके से अपने लिए भागने का रास्ता बना लिया था। यांग लियू ने न केवल चुपचाप अपने और अपने बेटे के लिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था, बल्कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई संपत्तियां भी हासिल कर ली थीं और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वहां स्थानांतरित कर दिया था। चीन से भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचते ही यांग सोंग को पता था कि वह आकाश में एक पक्षी और विशाल महासागर में एक मछली की तरह आजाद होगा। उस समय तक यांग सोंग को चीनी अधिकारियों की किसी भी जांच का डर नहीं रहेगा, और पैसे के साथ वह अपने बाकी जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका में विलासिता का जीवन जी सकता था। जहां तक यान फेई की धमकियों की बात है, यांग सोंग ने असल में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसके मन में जब तक वह चीन छोड़ देगा यान फेई के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आखिरकार अगर यान फेई चीनी सरकार को आसानी से संभाल सकता है तो चीन से कहीं ज्यादा मजबूत विदेशी सरकारों जैसे कि अमेरिकी सरकार का सामना करते हुए यान फेई को तुरंत घुटने टेकने पड़ेंगे, बशर्ते यान फेई अब उन देशों के साथ व्यापार करना न चाहे। भागने का विचार मन में आते ही यांग सोंग ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक करीबी सहयोगी को फोन किया और उससे पूछा कि क्या कस्टम विभाग ने उसे देश छोड़ने से रोक दिया है। अगर कोई रोक नहीं होती तो यांग सोंग तुरंत हवाई जहाज का टिकट खरीद लेता, चीन छोड़ देता और अपनी खुशहाल जिंदगी का आनंद लेने के लिए अमेरिका चला जाता। हालांकि यांग सोंग को निराशा हुई जब उसके दोस्त की जांच पड़ताल से पता चला कि उसे सचमुच देश छोड़ने से रोक दिया गया है। इस स्थिति का सामना करते हुए यांग सोंग स्तब्ध रह गया। स्पष्ट रूप से उसे चीनी पक्ष ने निशाना बनाया था और सामान्य तरीकों से देश छोड़ना अब असंभव था। हालांकि उसकी प्रबल उत्तरजीविता की प्रवृत्ति ने यांग सोंग को अपने कमजोर दिमाग से समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया और उसे वास्तव में एक अच्छा उपाय सूझा, खुद को तस्करी से बाहर निकालना। यांग लियू के पास तियानजिन बंदरगाह पर एक मध्यम आकार की आलीशान नौक खड़ी थी। यांग सोंग को बस चुपके से तियानजिन बंदरगाह से नौक को दूर ले जाना था और जैसे ही वह समुद्र में पहुंचता उसे एक तस्करी करने वाले जहाज से मिलने का इंतजाम करना था जो उसे ले जाता और उसे चीन से भागने में मदद करता।
अगर वह चीन छोड़ देता तो अपने अमेरिकी ग्रीन कार्ड के साथ वह आसानी से अमेरिका पहुंच सकता था। ये सोचते ही उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। यांग सोंग ने एक तस्करी जहाज के साथ गुप्त व्यवस्था की, कीमत तय की और खुले समुद्र में पकड़े जाने का समय और स्थान तय किया। फिर उसने दराज से अपना अमेरिकी ग्रीन कार्ड निकाला, अपना सामान पैक किया और कंपनी के सामने खड़ी अफरा तफरी की परवाह किए बिना भेष बदलकर सड़क पर निकल पड़ा। उसने एक टैक्सी ली और बीजिंग से राजधानी के पास तियानमेन शहर के लिए रवाना हो गया। यांग बिल्डिंग से निकलने के बाद यान फेई और उसके 2 अंगरक्षक ज्यादा दूर नहीं गए, बल्कि यांग बिल्डिंग के बगल में एक कॉफी शॉप में रुक गए। वे आराम से कॉफी पीते रहे और यांग बिल्डिंग पर नजर रखते रहे। जब यान फेई ने यांग सोन को पिछले दरवाजे से निकलकर तियानजिन की ओर टैक्सी लेते देखा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ में रखा हुआ उपकरण बंद किया, बिल चुकाया और अपने अंगरक्षकों के साथ निकल पड़ा। हालांकि उनकी मंजिल तियानजिन नहीं बल्कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। यान फेई के यांग बिल्डिंग में रुकने की वजह से उन्हें शाम 5 बजे तक की देरी हो गई थी। ड्रीम टेक्नोलॉजी की चार्टर उड़ान उसी शाम 8 बजे फ्रांस के चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाली थी। बीजिंग में यातायात की भीड़ को देखते हुए यान फेई के पास हवाई अड्डे लौटने का समय कम होता जा रहा था, इसलिए उनके पास बहुत कम समय बचा था। यान फेई को यांग सोन के ठिकाने की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह यांग सोन से निपटना नहीं चाहता था, बल्कि उसने तो पहले से ही उससे निपटने की तैयारी कर रखी थी। उसने यांग सोन को 68वीं मंजिल पर पटक दिया था और बिजली की गति से यांग सोन के कपड़ों में पोजीशन लोकेटर लगा दिया था। उसने जापान में रहते हुए जिज्ञासावश यह उपकरण ऑनलाइन मंगवाया था और उसे उम्मीद भी नहीं थी, अब ये काम आ गया था। जब यांग सोंग यांग बिल्डिंग से बाहर निकला तो यान फेई रिसीवर से साफ देख सकता था कि पोजीशन लोकेटर अभी भी यांग सोंग पर ही था, जिससे पता चलता था कि यांग सोंग ने डिवाइस का पता नहीं लगाया था और उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। जब तक यांग सोंग ने लोकेटर को अपने ऊपर रखा, 150 किलोमीटर के दायरे में यान फेई उसे ढूंढ सकता था और हर समय उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकता था। यांग सोन पहले से ही डरा हुआ था और यान फेई के आने से घबराकर यांग लियू से संपर्क नहीं कर पाया। हताशा में उसने भागने का फैसला किया और यही यान फेई की उम्मीद भी थी। जैसे ही यांग सोन चीनी क्षेत्र से बाहर निकलता, ड्रोन तुरंत प्रकट होता, यांग सोन का सफाया कर देता और यान फेई की पिछली शिकायतों का बदला ले लेता। यान फेई बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाकर गया। बीजिंग में आमतौर पर ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन आज यान फेई भाग्यशाली था क्योंकि उसे लगभग कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। इस वजह से वह बिना किसी रुकावट के हवाई अड्डे तक पहुंच गया। हालांकि यात्रा सुचारू रही थी, फिर भी हवाई अड्डे पहुंचने तक 7 बज चुके थे। हवाई अड्डे के वीआईपी चैनल के प्रवेश द्वार पर यान फेई को पत्रकारों के एक समूह ने फिर से रोक लिया। दक्षिण कोरियाई एसबीएस संवाददाता गाओ झोगई अभी भी पत्रकारों के बीच मौजूद थे। जब उन्होंने यान फेई को देखा तो उन्होंने जोर से कहा, श्रीमान यान, दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो विश्व प्रचार लीग ने आपकी पिछली टिप्पणियों के जवाब में एक नया चुनौती संदेश जारी किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्रीमान यान ये समाचार सुनना चाहेंगे। यान फेई कुछ उत्सुक हुई और बोली, ये कौन सी नई चुनौती है? चलिए सुनते हैं। गाओ झोगई ने गर्व से कहा, मिस चोई किमिन की मध्यस्थता की बदौलत दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। वे इन 3 अरब डॉलर का इस्तेमाल जुए के पैसे के रूप में आपको एक मुकाबले के लिए चुनौती देने के लिए करना चाहते हैं। मुझे याद है आपने पहले क्या कहा था, आप किसी लड़ाई से भागेंगे नहीं, है ना? यान फेई को तुरंत उस खूबसूरत दक्षिण कोरियाई महिला की याद आ गई जो उसे ताइक्वांडो में चुनौती देने आई थी, जिसका नाम चोई किमिन था। वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि उस दौरान उसने मुश्किल से ही कुछ बोला था और यान फेई को उसकी पहचान भी ठीक से नहीं पता थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला का इतना प्रभाव होगा कि वह 3 अरब अमेरिकी डॉलर के चैलेंज फंड का फैसला ले पाएगी। यान फेई ने ऊपर से शांत होने का नाटक किया, लेकिन जानबूझकर अपनी घबराहट को जाहिर किया जब उन्होंने कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं यूरोप जा रहा हूं और मैं किसी भी अप्रासंगिक बात में शामिल नहीं होना चाहता। गाओ झोगई ने कहा, दक्षिण कोरिया की ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग आपको ये प्रस्ताव इसलिए दे रही है क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय कीमती है। इसलिए हमने यूरोप में मुकाबले के लिए जगह तय कर ली है। अगर आप कोई कानूनी जुआ स्थल तय कर दें तो हम वहां मुकाबले के लिए जगह तय कर सकते हैं।
यान फेई ने एक पल सोचने का नाटक किया, फिर कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, चूंकि आप मुझे पैसे देने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। जहां तक जगह की बात है, मान लीजिए कि फ्रांस के दक्षिण में मोनाको नाम का एक छोटा सा देश है। मोनाको में विश्व प्रसिद्ध मोंटे कार्लो कैसीनो है। हम वहां अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए आप मुझे अवांछित आत्माओं की तरह लगातार परेशान नहीं करेंगे। गांव झोंगई बेहद उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत आसपास खड़े पत्रकारों से कहा, सब लोग याद रखें कि श्रीमान यान ने अभी क्या कहा, ताकि वे पीछे हटने के लिए कोई और बहाना न बनाएं। मैं श्रीमान यान की बातें हमारे दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये कहने के बाद यान फेई को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ और उनका चेहरा उदास हो गया, जैसे ही वे वीआईपी चैनल की ओर तेजी से बढ़े। उनके बगल में बैठे पत्रकार एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने सवाल पूछना ही भूल गए थे। हालांकि 6 अरब अमेरिकी डॉलर दांव पर लगे एक कैसीनो में हुई झड़प की खबर मिलने के बाद उन्हें लगा कि यह यात्रा सार्थक थी, और उन्होंने तुरंत इस विस्फोटक खबर को अपने मुख्यालय वापस भेज दिया और पहल करने के लिए इसे प्रकाशित किया। यान फेई चीन में एक नया उभरता हुआ अरबपति था, जिसकी प्रसिद्धि काफी ज्यादा थी। कुछ वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार अगर ड्रीम टेक्नोलॉजी सार्वजनिक नहीं भी होती, तो भी सिर्फ वजन घटाने वाली कुकीज बेचने से होने वाला मुनाफा यान फेई को ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर चीन का सबसे अमीर आदमी बना देता। और यही असली अमीर आदमी होगा, न कि वे लोग जिनकी दौलत आर्थिक चालों से आसमान छूती है। इसलिए जब ये पता चला कि यान फेई ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर की ताइक्वांडो चुनौती स्वीकार कर ली है, तो इसे एक बड़ी खबर माना गया। यान फेई को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस चुनौती को स्वीकार करने का क्या मतलब है। जब तक वह अपने विमान पर लौटा, तब तक शाम के 7:30 बज चुके थे और सभी पीड़ितों के परिवारों का विमान में स्वागत हो चुका था। कंपनी प्रमुख होने के नाते यान फेई ने प्रत्येक पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना शुरू कर दिया। हालांकि रिश्तेदार अपने खोए हुए बच्चों के लिए दुखी थे, फिर भी वे अपने दुख को दबा पाए और यान फेई की व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया। लियू टिंगटिंग के परिवार से मिलने पर यान फेई ने देखा कि उसके माता पिता अत्यधिक दुखी थे, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब लग रही थी और वे अपने दुख से लगभग उनींदे से लग रहे थे। दूसरी ओर उनके बगल में खड़ा एक छोटा लड़का अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव लिए हुए था। लू पिनपिन के परिचय के बाद यान फेई को पता चला कि वह 15-16 साल का लड़का लियू टिंगटिंग का भाई था, जिसका नाम लियू होंगजी था। लियू होंगजी को पता था कि उसकी बहन को एक दाढ़ी वाले आदमी ने प्रताड़ित किया था और उसका सिर काट दिया था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उस दाढ़ी वाले आदमी को विध्वंसक ने मार डाला था। वह अभी भी अपनी बहन का बदला लेने के बारे में बुदा रहा था, उस दाढ़ी वाले आदमी को मारना चाहता था। यान फेई ने उस लड़के पर विशेष ध्यान दिया और सही परिस्थितियों में लियू होंगजी के विकास में मदद करने का फैसला किया। यान फेई जब पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देकर अपनी सीट पर लौटे, तब तक रात के 8 बज चुके थे। कंट्रोल टावर की अनुमति से बोइंग 747 ने आधिकारिक तौर पर उड़ान भरी। ये तेजी से रनवे पर तेजी से दौड़ा, गति पकड़ी और फिर आसमान में उड़ता हुआ, दूर क्षितिज में ओझल होता हुआ, फ्रांस के चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे की ओर उड़ता हुआ। तियानजिन पियर पर शाम लगभग 6:30 बजे यान सोंग अपनी प्रिय मालकिन का इंतजार कर रहा था, जो उसका फोन आने पर दौड़ी दौड़ी वहां आई थी, और फिर चुपचाप यांग लियू की मध्यम आकार की आलीशान नौक पर सवार हो गया। पिछली उबाऊ समुद्री यात्राओं के दौरान यांग सोंग ने पायलट से नौक चलाना सीखा था और उसे चलाने में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उसने नौक संचालक की परीक्षा नहीं दी थी और उसके पास पायलट लाइसेंस भी नहीं था। यह असाधारण समय था और यांग सोंग इस नौक के जरिए चीन से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने नौक के पायलट को नाव चलाने की सूचना देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि पायलट खबर लीक कर देगा। सौभाग्य से उसने नौक चलाना पहले ही सीख लिया था। नौक पर चढ़ने के बाद यांग सोंग जल्दी से कॉकपिट में घुस गया और तियानजिन पियर से नौक को दूर ले जाने के लिए तैयार हो गया। नौक के नियंत्रणों से परिचित होने के बाद उसने तुरंत उसे बोहाई खाड़ी के खुले समुद्र की ओर मोड़ दिया। यांग सोंग को यह नहीं पता था कि आगे समुद्र की सतह के नीचे एक रहस्यमय ड्रोन छिपा हुआ था, जो नौक के आगे बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ रहा था तथा नौक की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। यांग सोंग को तियानजिन पियर से नौक लेकर समुद्र में ज्यादा देर नहीं बिताई थी कि उसकी लोकेशन यानफेई के पोजीशन लोकेटर की अधिकतम निगरानी सीमा से बाहर हो गई।
हालांकि यान फेई इसके लिए तैयार था और उस सुबह शंघाई से बीजिंग पहुंचते समय उसने एक ड्रोन को शंघाई के तट के पास से उत्तर की ओर जाने, फिर बोहाई खाड़ी में प्रवेश करने और तियानजिन के पास समुद्र तल पर गुप्त रूप से तैनात होने के लिए नियंत्रित किया था। इस प्रकार जब यांग सोन की नौक समुद्र में निकली तो ड्रोन ने यान फेई के पोजीशन लोकेटर सिग्नल की मदद से नौक की लोकेशन तुरंत ढूंढ ली। इसके बाद ड्रोन लगातार नौक के बाहर की ओर बढ़ने पर उसका पीछा करता रहा और जब पोजीशन लोकेटर अपनी अधिकतम दूरी पर पहुंच गया तो ड्रोन ने यांगलियू से निगरानी का काम संभाल लिया और ड्रोन और पोजीशन लोकेटर ने सिग्नल का सही हस्तांतरण पूरा किया। बोहाई खाड़ी में नौक पर सावधानीपूर्वक यात्रा करते हुए यांग सोन को अप्रत्याशित परिस्थितियों और तटरक्षक निरीक्षणों का सामना करने का डर सता रहा था। सौभाग्य से रास्ते में उन्हें किसी निरीक्षण या दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा और समुद्र की सतह भी शांत और साफ थी, जिससे बोहाई खाड़ी से पीले सागर तक उनकी यात्रा सुगम और निर्बाध रही। यांग सोन की नौक मध्यम आकार की थी और तेज होने के बावजूद लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए वह अकेले नौक लेकर चीन नहीं जा सकता था और उसे देश से बाहर ले जाने के लिए एक विशेष तस्करी जहाज पर निर्भर रहना पड़ा। उसने पहले ही एक ऐसे जहाज से संपर्क कर लिया था और मिलने का समय और स्थान तय कर लिया था। पीले सागर की ओर पूरी गति से नौक चलाते हुए यांग सोंग आखिरकार तय जगह पर पहुंच गया, ठीक उसी समय जब नौक का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। वहां 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद समझौते के अनुसार तस्करी करने वाला जहाज वहां पहुंच गया। अपनी पहचान की पुष्टि के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल करने के बाद यांग सोंग अपनी मालकिन के साथ तस्करी करने वाले जहाज पर चढ़ गया। तस्करी करने वाला जहाज पूर्व की ओर जापान की ओर बढ़ेगा, जहां से यांग सोंग अपने अमेरिकी ग्रीन कार्ड का इस्तेमाल करके अपने अंतिम गंतव्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने वाला था। तस्करी के जहाज पर सवार होकर और चीन के जलक्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलकर यांग सोन को आखिरकार सुकून का एहसास हुआ और वह संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के बारे में सोचने लगा, जहां वह आज़ादी और खुशी से भरा जीवन जिएगा। लेकिन जैसे ही वह इन कल्पनाओं में डूबा, तस्करी के जहाज के सामने अचानक समुद्र का पानी उबलने लगा और समुद्र की सतह के नीचे छिपा हुआ ड्रोन हवा में ऊपर उठकर जहाज के सामने मंडराता हुआ दिखाई दिया। उसी समय यांग सोन की नजर समुद्र की सतह पर पड़ी और जहाज की कमजोर रोशनी में उसने अचानक एक लड़ाकू विमान को देखा जिसका अगला हिस्सा सीधे उसकी ओर तान रहा था। यांग सोंग, जिसका जीवन विलासिता में डूबा हुआ था और जिसके पास कोई खास ज्ञान नहीं था, उसे पहचान नहीं पाया कि वह एक F-15 लड़ाकू विमान था जो संयुक्त राज्य वायुसेना का एक मॉडल था। जैसे ही यांग सोंग उत्सुकता से सोच रहा था कि यह लड़ाकू विमान क्यों होगा, उसने विमान के पंखों के नीचे से चिंगारियां निकलती देखी, क्योंकि 2 मिसाइलें उस तस्करी करने वाले जहाज को निशाना बनाकर दागी गईं जिस पर वह सवार था। यांग सोंग को नहीं पता था कि विमान या मिसाइलें किस मॉडल की थीं, लेकिन उसने सहज ही खतरे को भांप लिया। तस्करी करने वाले जहाज के बाकी चालक दल यांग सोंग की मालकिन सहित बाहर के खतरे से अनजान थे। इसलिए यांग सोंग के अलावा जहाज पर किसी ने भी आसन्न खतरे को नहीं देखा। फिर भी अगर उन्होंने आती हुई मिसाइलों को देखा भी होता तो उनकी तेज गति के कारण उनसे सुरक्षित बचना नामुमकिन होता। पलक झपकते ही मिसाइलें तस्करी करने वाले जहाज पर जा गिरीं। युद्धपोतों के विपरीत तस्करी का जहाज एक साधारण जहाज था जिसकी संरचना बेहद नाजुक थी। मिसाइलों से टकराते ही उसमें जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। ड्रोन से दागी गई मिसाइलें AGM-114 हेलफायर मॉडल की थीं, जिन्हें मूल रूप से टैंक रोधी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन ड्रोन के अपग्रेड के बाद उनकी शक्ति दोगुनी कर दी गई थी। इस वजह से उनमें भयानक कवच भेदी क्षमताएं विकसित हो गईं। 2 AGM-114 मिसाइलों ने जहाज पर हमला किया, जिससे न केवल एक विस्फोट हुआ जिससे भीषण आग लग गई, बल्कि तस्करी के जहाज का पिछला हिस्सा भी टूट गया, जिससे वह 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर तेजी से डूब गया। यांग सोंग की किस्मत अच्छी थी, उसने मिसाइलों का पहले ही पता लगा लिया था और सहज ही बच निकला, चमत्कारिक रूप से भीषण विस्फोट से बच निकला। हालांकि जब तस्करी का जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया तो वह बिना किसी दुर्घटना के समुद्र में पहुंच गया। सौभाग्य से वह एक बेहतरीन स्थिति में था और पानी में गिरते ही उसे पास में तैरते हुए कई जीवन रक्षक छल्ले दिखाई दिए। उसने जल्दी से अपने चारों ओर एक जीवन रक्षक छल्ला बांधा और दूर क्षितिज की ओर दृढ़ता से तैरने लगा। उसके पीछे तस्करी का जहाज तेजी से डूब गया और कोई भी बच नहीं पाया। एक पल में समुद्र की सतह पर केवल यांग सोंग ही रह गया, बिल्कुल अकेला। ड्रोन को तस्करी करने वाले जहाज को डुबोने के लिए बस एक ही हमला करना था।
फिर उसने अपना रडार स्कैनिंग फीचर चालू किया और समुद्र की सतह पर एक जीवित व्यक्ति को ढूंढ लिया, तो वह उड़कर यांग सोन के सामने हवा में मंडराता रहा। समुद्र में तैरते डर से भरे यांग सोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका जहाज क्यों नष्ट हो गया। उसके मन में सिर्फ चीन ही खतरा था और चीन से बाहर निकलकर उसे लगा कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। वह चीन के अंदर तो सुरक्षित था, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया। यांग सोन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अपनी सारी परेशानियों का कारण सामने मंडराते देखकर वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, बचाओ, मुझे मत मारो, मैं यांग लियू का बेटा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा देने को तैयार हूँ। यांग सोन को निराशा हुई कि कभी सर्वशक्तिमान रहे इस बयान से उसे कोई सौभाग्य नहीं मिला। उसकी सच्ची और अश्रुपूर्ण विनती के बावजूद विशाल लड़ाकू विमान मानो बेजान हो यांग सोन की दया की पुकार को अनसुना कर गया। उसने अपनी नाक उसकी ओर तान दी और अपनी 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप दाग दी। ड्रोन की हरकत देखकर यांग सोन के दिल में एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई और अपनी मृत्यु से पहले के पल में वह सचमुच अपने पिता की बाहों के लिए तरस गया, यह महसूस करते हुए कि केवल अपने पिता की गोद में ही वह सुरक्षित है। तभी अंधेरे में 30 मिलीमीटर के नौसैनिक तोप के गोले यांग सोन के शरीर पर लगे और उसकी लाश क्षत विक्षत हो गई और उसकी मौत का कोई शक नहीं था। उसके फटे हुए शरीर से खून की गंध ने आसपास की शार्क को तुरंत आकर्षित किया, जो यांग सोन की लाश पर झपट पड़ी और उसे खाकर यह सुनिश्चित कर लिया कि उसका कोई नामोनिशान न रहे। इस प्रकार मुख्य भड़काने वाले व्यक्ति, जिसका यानफेई के साथ मामूली विवाद था और जिसने बाद में यानफेई की जान लेने के इरादे से डार्क वेब पर एक इनामी कार्य पोस्ट किया था, को अंततः वह सजा मिली जिसका वह हकदार था। इस प्रक्रिया में यानफेई ने यू शियाओजू के साथ हुए मौखिक समझौते का पालन किया और घरेलू स्तर पर किसी की हत्या नहीं की। ऐसा नहीं था कि उसने समझौते का सख्ती से पालन किया, बल्कि उसने यांग सोन पर व्यक्तिगत रूप से दबाव डाला, उसे इतना धमकाया कि घबराकर यांग सोन ने देश छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। फिर ड्रोन का इस्तेमाल करके उसने यांग सोन को चीन के जलक्षेत्र से बहुत दूर मार गिराया, जो तकनीकी रूप से समझौते का उल्लंघन नहीं था। इस समय तक यानफेई के खिलाफ साजिश रचने वाले सभी षड्यंत्रकारियों को मार डाला गया था, केवल यांग लियू ही जीवित बचा था। हालांकि अगर यांग लियू चीन छोड़ देता तो यानफेई उसे जाने नहीं देता, बल्कि अपने दुश्मन का साथ। ड्रोन द्वारा समुद्र की सतह के नीचे यांग सोन की आलीशान नौ पर गुप्त रूप से नजर रखने से लेकर पीले सागर के अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में यांग सोन को मार गिराने तक 3 घंटे बीत चुके थे। बीजिंग समय के अनुसार अब रात के 10 बज चुके थे। यानफेई के चार्टर्ड विमान को बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरे हुए 2 घंटे हो चुके थे। इस समय तक यानफेई मंगोलिया के ऊपर हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लगभग 1700 किलोमीटर की उड़ान भर चुका था। हालांकि यानफेई और ड्रोन की अधिकतम नियंत्रण दूरी 8000 किलोमीटर थी। अब वह पीले सागर के पानी में स्थित ड्रोन से केवल लगभग 2100 किलोमीटर दूर था, जो अधिकतम नियंत्रण दूरी से अधिक नहीं था, इसलिए यानफेई अभी भी ड्रोन को सीधे नियंत्रित कर सकता था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यानफेई अपने ही हवाई जहाज के उड़ान भरने के बाद 2000 किलोमीटर दूर समुद्र में यांग सोन को खत्म करने के लिए ड्रोन को रिमोट से नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अगर बाद में कोई यांग सोन की मौत की जांच करने की कोशिश भी करता तो उसे यानफेई पर शक नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही यांग सोन से दूरी बना ली थी। यानफेई की शुरुआती योजना के अनुसार वह यांग सोन को समुद्र की सतह पर अकेले अपनी मौत का इंतजार करने देने के लिए तैयार था, ताकि उसे निराशा में मरने का डर सताए। हालांकि यानफेई को डर था कि कोई दुर्घटना हो सकती है जिससे यांग सोन को बचाया जा सके और उसकी कोशिशें बेकार गईं, इसलिए उसने यांग सोन को निर्णायक रूप से खत्म कर दिया। यांग सोन को खत्म करने के बाद ड्रोन अपनी जगह पर नहीं रुका, बल्कि मुड़कर पूरी गति से उत्तर पूर्व की ओर उड़ गया। चूंकि यानफेई इस बार इतने सारे लोगों को यूरोप ला रहे थे, इसलिए सुरक्षा कारणों से ड्रोन निस्संदेह यूरोप तक उनका पीछा करेगा। यूरोप के लिए उनका उड़ान मार्ग चीन से मंगोलिया, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस होते हुए 9 देशों के हवाई क्षेत्र को पार करते हुए 13 घंटे की उड़ान और 11,800 किलोमीटर की दूरी तय करना था। चूंकि यह उड़ान मार्ग कई देशों के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरता था, इसलिए इन देशों के विमानन प्रबंधन विभागों से उड़ान मार्गों के लिए पहले से आवेदन करना और दूसरे देशों के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने से पहले प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक था। यानफेई के विमान को पहले से ही ऐसी अनुमतियां मिल चुकी थीं, इसलिए उसे इन देशों के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति थी।
दूसरी ओर ड्रोन इन देशों के हवाई क्षेत्र से नहीं गुजर सकता था क्योंकि कोई भी देश किसी अज्ञात लड़ाकू विमान को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति नहीं देता। ड्रोन शक्तिशाली होने के बावजूद अदृश्य होने की क्षमता नहीं रखता था। अगर यह इन देशों के हवाई क्षेत्र से ऊंचाई पर जबरन गुजरता तो जमीनी रडार द्वारा इसका पता लगना निश्चित था, जिससे काफी परेशानी होती। कम ऊंचाई से उड़ान भरना भी अव्यावहारिक था क्योंकि इन सभी देशों में अच्छी खासी आबादी है, जिससे पूरी तरह से आबादी रहित उड़ान मार्ग खोजना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार इन देशों से कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय ड्रोन के पकड़े जाने की संभावना और भी ज्यादा थी। परेशानी से बचने के लिए यान फेई ने ड्रोन के लिए एक नया उड़ान मार्ग डिजाइन किया। जापान बेरिंग जलमरुमध्य से होते हुए उत्तरी ध्रुव के ऊपर नॉर्वे, उत्तरी सागर के ऊपर से फ्रांस। चूंकि पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए सभी भूभागों को द्विआयामी तल पर चिन्हित करना असंभव है। इसलिए सभी भूभागों और देशों को एक समतल मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशकों ने पृथ्वी की सतह को द्विआयामी तल पर प्रक्षेपित करने की प्रथा अपनाई है। परिणामस्वरूप प्रकाशित होने वाले द्विआयामी मानचित्र वास्तविक भूभाग से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी चीन सागर से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक जो मानचित्र हम आमतौर पर देखते हैं, उन्हें अवचेतन रूप से दक्षिण पूर्व एशिया से मध्य पूर्व होते हुए भूमध्य सागर और फिर यूरोप तक जाने वाले समुद्री मार्ग के रूप में समझा जाता है। हालांकि वास्तविक संचालन में यह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग सबसे छोटा नहीं है। पूर्वी चीन सागर से यूरोप तक का सबसे छोटा मार्ग वास्तव में आर्कटिक से होकर जाता है, पृथ्वी की गोलाकारता के कारण। बस आर्कटिक को ढकने वाली मोटी बर्फ और वहां की विभिन्न चरम मौसम की घटनाओं ने इस मार्ग को लोकप्रिय होने से रोक दिया है, इसलिए बहुत से लोग आर्कटिक मार्ग के बारे में नहीं जानते हैं। विमानों के लिए दूसरे देशों के हवाई क्षेत्र से गुजरे बिना यूरोप पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता भी आर्कटिक मार्ग ही है। हालांकि आर्कटिक के अपने खतरे हैं, लेकिन ये बहुत छोटा, बहुत सुविधाजनक है, उड़ान का समय कम करता है और दूसरों के लिए आसानी से खोजा नहीं जा सकता। आर्कटिक की कठोर जलवायु इसे पार करने की कोशिश करने वाले दूसरे विमानों के लिए एक दुर्स्वप्न है, लेकिन ड्रोन अवतार के लिए इस तरह का परीक्षण कोई समस्या नहीं है। ब्लैक टेक्नोलॉजी की चमक से सराबोर ड्रोन अवतार न केवल तेज उड़ान गति का दावा करता है, बल्कि लंबी उड़ान दूरी का भी दावा करता है। चूंकि इसमें कोई पायलट नहीं है और पायलट के लिए जीवन रक्षक प्रणाली का अभाव है, इसलिए यह आर्कटिक के ऊपर उड़ान के जोखिमों का आसानी से सामना कर सकता है। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल के भीतर उड़ान भरने से ड्रोन लगातार यानफेई के उड़ान मार्ग के 8000 किलोमीटर के दायरे में रहता है, जिससे यानफेई ड्रोन को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जब यानफेई का विमान मंगोलिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, पूर्वी चीन सागर के ऊपर से ड्रोन पूर्व की ओर तेजी से दौड़ने लगा। जापान के दक्षिण में क्यूशु द्वीप के ओसुमी जलमरुमध्य को पार करने के बाद यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया और ओगसावारा द्वीप समूह, इज़ू द्वीप समूह, कुरिल द्वीप समूह और अल्यूशियन द्वीप समूह से होते हुए सुदूर बेरिंग जलमरुमध्य तक पहुंच गया। उस समय तक यानफेई का विमान रूसी वायु क्षेत्र में प्रवेश कर ही रहा था, लेकिन 2 घंटे की तेज रफ्तार दौड़ के बाद ड्रोन पूरे 7500 किलोमीटर की उड़ान भर चुका था। इस विशाल दूरी ने ड्रोन को पीले सागर के पानी से बेरिंग जलमरुमध्य तक पहुंचा दिया था और बेरिंग जलमरुमध्य से होते हुए आर्कटिक महासागर में पहुंच गया था। इस समय यानफेई और ड्रोन अवतार के बीच की दूरी 7800 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जो अधिकतम नियंत्रण दूरी 8000 किलोमीटर से केवल 200 किलोमीटर कम थी। सौभाग्य से इस बिंदु पर ड्रोन की उड़ान दिशा अंततः यानफेई की दिशा के साथ संरेखित हो गई और वह पश्चिम की ओर बढ़ गया। चूंकि ड्रोन ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से उड़ रहा था, इसलिए उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो गई, जिससे यानफेई के नियंत्रण सीमा से बाहर उड़ने और ड्रोन को नियंत्रित न कर पाने की समस्या से बचा जा सका। हालांकि इस समय यानफेई के ड्रोन अवतार को भी एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह थी डेटा रिफ्रेश की समस्या। यानफेई ने पहले अनुमान लगाया था कि ड्रोन का डेटा रिफ्रेश पैटर्न उस स्थान के समय क्षेत्र से संबंधित था जहां से होस्ट बॉडी ने उड़ान भरी थी। यानफेई का होस्ट बॉडी अब रूस के हवाई क्षेत्र में था, लेकिन जिस स्थान से उसने उड़ान भरी थी वह हुआक्सिया साम्राज्य की राजधानी थी। राजधानी में स्थानीय समयानुसार आधी रात हो रही थी और चूंकि यानफेई कहीं और नहीं उतरा था, इसका मतलब था कि आधी रात को राजधानी के समयानुसार ड्रोन का डेटा अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, भले ही रूस के समय क्षेत्र में अभी आधी रात ना हुई हो। यानफेई चुपचाप समय गिन रहा था, तभी उसने देखा कि ड्रोन थोड़ा डगमगाया और तुरंत उसका डेटा रिफ्रेश हो गया।
सभी तरह के डेटा अपनी नवीनतम स्थिति में वापस आ गए, जिससे उसकी अधिकतम लड़ाकू शक्ति वापस आ गई। ये डेटा रिफ्रेश प्रक्रिया बहुत ही संक्षिप्त थी और ड्रोन की सामान्य उड़ान पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये देखकर कि डेटा रिफ्रेश पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले अनुमान लगाया था, यान फेई को आखिरकार राहत मिली। अब वह ड्रोन की उड़ान को दूर से नियंत्रित कर सकेगा। ताज़ा ड्रोन पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ा और अपने मेजबान निकाय से दूरी कम करता गया। यह आर्कटिक क्षेत्र था जहां अक्सर चरम मौसम होता था, लेकिन इसका ड्रोन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जल्द ही गति के लाभ के कारण ड्रोन मेजबान निकाय के बराबर पहुंच गया और समानांतर आगे बढ़ने लगा। एक रूसी हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था, दूसरा आर्कटिक महासागर के ऊपर। पेरिस के समयानुसार सुबह 5:30 बजे थे जब यान फेई का चार्टर्ड विमान पेरिस के चार्ल्स डी गोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। लगातार 13 घंटे की उड़ान और 2 महाद्वीपों को पार करने के बाद यान फेई का समूह आखिरकार पेरिस पहुंच गया। हालांकि उस समय चार्टर्ड विमान में सवार लोग गहरी नींद में थे। यान फेई ने उन्हें जगाया नहीं, बल्कि उन्हें सोने दिया। बोइंग 747 एक चौड़े शरीर वाला यात्री विमान था और इतने बड़े विमान में केवल 56 लोग होने के कारण सभी लोग बेहद आराम से अपनी सीटों पर आराम से सो पा रहे थे। इस बीच ड्रोन अवतार फ्रांस के तट पर सीन खाड़ी की ओर उड़ गया और फिर सीन खाड़ी की तलहटी में डूब गया। यहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अगर यान फेई को सहायता की जरूरत होती तो ड्रोन तुरंत उड़ान भर सकता था और कुछ ही मिनटों में पेरिस पहुंचकर गोलाबारी सहायता प्रदान कर सकता था। इसके अलावा सीन नदी का समुद्र में प्रसिद्ध प्रवेश द्वार भी यहीं स्थित था। सीन नदी चौड़ी थी और इसकी औसत गहराई 20 मीटर से ज्यादा थी। जरूरत पड़ने पर यान फेई ड्रोन को सीन नदी के ऊपर की ओर पेरिस शहर में जाने का निर्देश दे सकता था और बिना किसी चेतावनी के उसे सहायता प्रदान कर सकता था। हालांकि सुरक्षा कारणों से यान फेई ने ड्रोन को फिलहाल सीन खाड़ी की तलहटी में ही डूबा रहने का फैसला किया। आखिरकार सीन नदी में नावों का आना जाना लगा रहता था और अगर ड्रोन ऊपर की ओर जाता तो उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। जब तक कि कोई गंभीर स्थिति न हो, यान फेई ड्रोन को पेरिस के डाउनटाउन इलाके में भेजने का जोखिम नहीं उठाएंगे। पेरिस समयानुसार सुबह 8 बजे ही चार्टर्ड विमान में सवार लोग जागने लगे और विमान से उतरने से पहले खुद को तरोताजा करने लगे। रात भर की नींद के बाद वे काफी तरोताजा महसूस कर रहे थे। केवल पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वे जल्द ही अपने दिवंगत प्रियजनों से मिलने वाले थे, जिससे उनके मन में शोक की लहर दौड़ गई। सौभाग्य से कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें सांत्वना दी, जिससे वे अपने दुख में नहीं डूबे। यान फेई और लू पिनपिन के नेतृत्व में समूह चार्ल्स डी गोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी सीमा शुल्क से गुजरने और आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करने लगा। जैसे ही सभी लोग सीमा शुल्क से गुजरने और जांच करवाने वाले थे, यान फेई ने अचानक अपने बगल वाली बेंच पर एक व्यक्ति को लेटे हुए, सिकुड़े हुए और सोते हुए देखा। उसके रूप रंग से पता चल रहा था कि वह एक एशियाई व्यक्ति है, लेकिन वह मैला कुचैला था और किसी भिखारी जैसा दिख रहा था। यान फेई को इस बात की जिज्ञासा थी कि इस जगह पर एक भिखारी क्यों दिखाई देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रवेश क्षेत्र था, जहां आमतौर पर भिखारियों को जाने की अनुमति नहीं होती है। पेरिस के भूगोल में निपुण 2 गाइडों से, जिन्हें कंपनी चीन से लाई थी, पूछने पर उसे पता चला कि यह मैला कुचैला आदमी मूल रूप से जापानी था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने जापानी शाही परिवार को नाराज कर दिया था और जापानी सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। इसलिए जब इस जापानी व्यक्ति ने विमान से फ्रांस में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसे फ्रांसीसी सीमा शुल्क विभाग ने प्रवेश देने से मना कर दिया। और क्योंकि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था, वह चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकता था। इस प्रकार उसके पास यहां रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। थक जाने पर वह हवाई अड्डे की बेंचों पर सोता था, गंदे होने पर हवाई अड्डे के शौचालय में नहाता था। ये जापानी व्यक्ति 1 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहा था और इस दौरान उसकी दुर्दशा ने फ्रांसीसी लोगों की सहानुभूति जगाई थी। उसने अपना पासपोर्ट बहाल करवाने की उम्मीद में फ्रांस स्थित जापानी दूतावास में याचिका दायर की थी, लेकिन उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। चूंकि जापान ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उस व्यक्ति का पासपोर्ट बहाल करने का कोई रास्ता नहीं था और अंततः वह वहां से जा नहीं सका और हवाई अड्डे पर एक अनिश्चित स्थिति वाला एक अनोखा व्यक्ति बन गया। इसके अलावा 1 साल बाद इस जापानी व्यक्ति ने अपना सारा सामान बेच दिया था और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। वह पूरी तरह से भिखारी बन गया था और भीख मांगकर गुजारा कर रहा था।
अगर जापान ने समझौता नहीं किया तो यह व्यक्ति चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे पर मर सकता है।